let's start with the again लास्ट क्लासेस। लास्ट क्लास में हम क्या देख रहे थे? लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था, एक सेकेंड हमारा कैमरा उल्टा हो गया है। Now I think okay, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं, हमने सबसे पहले देखा था रिजोल्यूशन पावर क्या होता है और रिजोल्यूशन पावर को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। सो रिजोल्यूशन पावर को मेजर करने के लिए हम देखते हैं सबसे पहले लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, limit of resolution equal to 0.61 lambda, which is the wavelength of light, upon n into sin alpha. Okay, and resolution is inversely proportional to limit of resolution. Okay, when limit of resolution is high, then resolution power is low. Okay, अब यदि हम देखें कि लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन को यदि आपको बढ़ाना है, ठीक है, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन को यदि आपको बढ़ाना है तो आपके पास लैम्डा की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। ओके, यदि लैम्डा की वैल्यू ज्यादा होगी तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ज्यादा होगा, रेजोल्यूशन पावर कम होगा। सो फाइनली हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि रेजोल्यूशन ज्यादा हो। रेजोल्यूशन ज्यादा होने के लिए लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन को अपने को कम करना पड़ेगा। सो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन को कम करने के लिए लैम्डा कम होना चाहिए। ओके, n इज न्यूमेरिकल अपर्चर, न्यूमेरिकल अपर्चर जो है वो ज्यादा होना चाहिए, और अल्फा इज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, अब लैम्डा ज्यादा होना, लैम्डा कम होना चाहिए। लैम्डा कम होना चाहिए इसका मतलब क्या होता है? जो रेज है उसका वेवलेंथ वो कम होना चाहिए, वेवलेंथ कम होना चाहिए। वेवलेंथ इट वेरी फ्रॉम इन द यूवी विजुअल रीजन 200 to 800, okay, 400 to 200 is UV ultraviolet region, and 400 to 800 is visible region, visible region. And after that VGOR, GYOR, this side is R. Then again infrared, IR. Okay, after that microwave, and here X-rays, then gamma rays, like that. So these are the radiation chart. So when we reduce our wavelength, is coming from this side to this side, our wavelength is reducing, then limit of resolution is reducing and resolution power is increasing. Okay, इसके आगे नहीं जा रहा हूं मैं। इसके बाद बात करते हैं हम n, न्यूमेरिकल अपर्चर। न्यूमेरिकल अपर्चर के बारे में हमने बताया आपको कि न्यूमेरिकल अपर्चर क्या होता है। न्यूमेरिकल अपर्चर वो वैल्यू होती है जिससे कि हमारा लाइट रेज जो है वो कितना उस आपके लेंस के ऊपर पड़ रहा है। लेंस के ऊपर न्यूमेरिकल अपर्चर, ये सपोज करिए आपका लेंस है, इस लेंस पे जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है,
वो ऑब्जेक्ट, सपोज करिए यहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट इस लेंस के ऊपर कितना डिग्री बनाता है, ठीक है, कितने डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है, दैट इज द न्यूमेरिकल अपर्चर. Okay, so how we can increase the numerical aperture? For the increasing of numerical aperture, we have the two options. Number one, that is the, if we want to reduce the numerical, increase the numerical aperture, सपोज करिए ऐसा है, ठीक है, न्यूमेरिकल अपर्चर को बढ़ाना है, मतलब एंगल को बढ़ाना है, तो हम क्या करें कि हमारा ऑब्जेक्टिव को पास में कर दें, ठीक है. यदि हम ऑब्जेक्टिव को पास में करते हैं तो हमारा जो न्यूमेरिकल अपर्चर है वो बढ़ जाएगा, लाइक देखिए अभी आपका जो ये न्यूमेरिकल अपर्चर है वो इंक्रीज हो गया, ठीक है. या तो हम इसके अलावा दूसरा काम ये कर सकते हैं कि न्यूमेरिकल अपर्चर को बढ़ाने के लिए इसकी जो थिकनेस है, लेंस की थिकनेस को हम बढ़ा दें. लेंस की थिकनेस को जैसे ही हम बढ़ाएंगे तो इसका न्यूमेरिकल अपर्चर जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा. Okay, so if we increase the numerical aperture, limit of resolution will be decreased and resolution power will be increased. Okay, then come to the refractive index. What is the refractive index? Refractive index. Refractive index को समझने के लिए हम ऐसा समझ सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है किसी भी रेडिएशन की या रेस की डेंसिटी, ठीक है, मींस ऑप्टिकल डेंसिटी. ऑप्टिकल डेंसिटी को यदि हम बढ़ाते हैं, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बढ़ाते हैं तो हमारा लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन जो है वो कम हो जाएगा और रेजोल्यूशन पावर जो है वो ज्यादा हो जाता है. सो अब बात करें कि डेंसिटी कैसे बढ़ती है, ठीक है. डेंसिटी हम किसी चीज को बढ़ा नहीं सकते हैं. डेंसिटी का मतलब यहाँ पर ये है कि रिफ्रैक्शन और उसका इंडेक्स, रिफ्रैक्शन कितना ज्यादा होगा, रेज जो है उनका रिफ्लेक्शन कितना ज्यादा होगा, दैट इज मेजर्ड बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सो जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट सोर्स पड़ती है, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट सोर्स जब पड़ती है तो उसके बाद लाइट सोर्स के अंदर डेविएशन हो जाता है, ठीक है. यहां से जब वो क्रॉस करेगी तो वो डेविएट होगी, लाइट रेज जो है वो डेविएट होती है. इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है. ये ऑब्जेक्टिव लेंस है. तो सपोज दैट इफ द मीडियम ऑफ रेज is air, then refractive index will be 1.003 is nearby 1. So the air sorry, so refractive index in air is nearby 1. If we took the liquid in the liquid medium, refractive index is 1.3. Okay, and in oil the refractive index is 1.51. So अब हम यहां देखते हैं कि जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ऑयल के अंदर ज्यादा है, मैक्सिमम है, ठीक है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो आपका लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन जो है वो कम होगा, देन रेजोल्यूशन पावर विल बी इंक्रीज. इसीलिए जब हमें क्लियर रेजोल्यूशन पावर चाहिए तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का ज्यादा रखना होता है. इसीलिए जब भी हम हमारे ऑब्जेक्ट को 1000x हमारे ऑब्जेक्ट को 1000x से ऊपर जब हम ले जाते हैं देखने के लिए उसको, तो उस समय क्या होता है, रेजोल्यूशन जो आपका मैग्निफिकेशन पावर है वो तो ज्यादा हो जाता है, ठीक है, लेकिन रेजोल्यूशन जो है वो कम हो जाता है.
ठीक है। रेजोल्यूशन को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, उसके अंदर ऑयल यूज करते हैं इस मीडियम में, इसलिए हम वहां पर ऑयल इमर्जन यूज किया जाता है। ओके, चलिए यहां हमने देख लिया कि रेजोल्यूशन कैसे बढ़ता है। अब हम बात करते हैं आपका मैग्निफिकेशन की। मैग्निफिकेशन किसी भी चीज का कैसे होता है, क्या प्रिंसिपल है, केवल शॉर्ट में बता रहा हूं मैं फिजिक्स में ले जा रहा हूं कि क्या उसका डेरिवेशन है। जस्ट आपको एज ए फार्मेसी स्टूडेंट आपको क्लियर हो जाए कि मैग्निफिकेशन होता कैसे है और ऑब्जेक्ट को हमें कहां रखना है मैग्निफिकेशन करने के लिए। सो सपोज दैट दिस इज द लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है। ऑब्जेक्टिव लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस के जो सेंटर पॉइंट होता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कर्वेचर पॉइंट। ओके, कर्वेचर पॉइंट या ऑप्टिकल पॉइंट, ठीक है, आइदर ऑप्टिकल पॉइंट, ये आपका ऑप्टिकल पॉइंट है। और ये जो लाइन है आपकी व्हाइट लाइन जो दिख रही है, दैट इज द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, प्रिंसिपल एक्सिस या प्रिंसिपल लाइन। ओके, अब इस लाइन पर, ठीक है, इस हर एक लेंस का एक फोकल लेंथ होता है। इसका जैसे ये आपका आप जो लेंस है इसका फोकल लेंथ सपोज दैट यहां पर है, ठीक है, फोकल लेंथ दोनों साइड होगा, ये है फोकल लेंथ। तो इसको सपोज करिए मैं f1 नाम देता हूं, ठीक है, फिर ये जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस और ले लेता हूं, सपोज दैट ये f2 है, ठीक है, फोकल लेंथ का डबल डिस्टेंस है, ठीक है, f2 है। अब सपोज करिए कि हमने हमारे ऑब्जेक्ट को उस अपने ऑब्जेक्टिव लेंस से इतनी दूर पर रखा, सपोज करिए यहां पर रखा अपन ने, ठीक है, ए बी, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। जब भी जो आपका ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट की जो रे डायग्राम यदि हम प्रोड्यूस करें, इसको हटाते हैं क्योंकि यहां पर रे आएगी अपनी, तो यहां से एक, यहां से होते हुए और यहां से होते हुए ये इस प्रकार से एक लाइट जाएगी, पास होगी, ठीक है। और हमेशा एक लाइट, एक रेस जो है वो इस प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर क्रॉस होती है और वो जाकर के उसके फोकल लेंथ पे एक जगह पे जाके क्रॉस सेक्शन करती है, उसको जाके एक जगह पे काटती है। जहां पर वो काटती है वहां पर वो उसका इमेज एक फॉर्म करता है, ठीक है, ये हो गया ए डैश टू बी डैश। अब यहां पर आप ऑब्जर्वेशन करेंगे कि जब हम हमारे ऑब्जेक्ट को हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, फोकल लेंथ से, डबल फोकल लेंथ से भी बाहर रखा, तो हमारी जो इमेज है वो इन्वर्टेड बनती है, ठीक है, उल्टा बनेगी, इन्वर्टेड बनती है और हमारे जो ऑब्जेक्ट है उससे छोटी बनती है, ठीक है। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं कि हमारे जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा पास लेकर के आते हैं, f1 f2 के बीच में लेकर के आते हैं। अब यदि ऐसे कंडीशन में यदि हमारा ऑब्जेक्ट दोनों के बीच में आ जाए, दोनों फोकल लेंथ के बीच में आ जाए, इस समय जो हमारा इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, अगेन एक लाइट रेस जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस से होते, प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू जो ऑक्यूलर पॉइंट है वहां से होकर के और एक प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर जाएगी, ठीक है, पैरेलल में जाएगी
और यहां पर एक क्रॉस करेगी, देन इमेज बनाएगी। ठीक है, यहां पर आपका जो ऑब्जेक्ट है, जो आपका इमेज बना, इमेज उससे बड़ी बनेगी। ठीक है, बिगर इमेज बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। नंबर थ्री, यदि हम इस ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ पे रखते हैं, f1 पे रखते हैं, f1 पे रखने पर जो हमारा इमेज बनता है वो f पे ही बनेगा, f1 पे। और थर्ड कंडीशन है ये। ठीक है, थर्ड कंडीशन में f1 पे यदि रखते हैं तो हमारा जो इमेज बनता है वो इन्वर्टेड बनता है, एंड साइज जो होती है वो सिमिलर होती है। ठीक है, साइज सिमिलर होगी। नंबर फोर कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द माइक्रोस्कोपी। At this time, if we put our object between the F and O, this time the image will be formed। ये जो हमारी जो एक जो O से होकर जाती है रे, वो ये है। इसके बाद एक जो प्रिंसिपल एक्सिस से होकर भी जाएगी और उसके बाद यहां से डेविएट होगी और ऐसे चली जाएगी। क्या हुआ यहां पर ये जो रेज हैं, ठीक है, वो कभी मिलेंगे नहीं, ये दूर होती चली जाएंगी, ये दूर होती चली गई। तो इसका इमेज कहां बनेगा? इसका इमेज जो बनता है वो वर्चुअल बनता है, पीछे साइड बनता है, लेंस के पीछे बनेगा। लेंस के पीछे कैसे बनेगा? वो ऐसे जाएगी। ठीक है, इस लाइन में यहां पर आपको मिलेगी, यहां बना आपका इमेज। यदि हमारे ऑब्जेक्ट को F एंड O के बीच में रखते हैं, उस समय हमारी इमेज जो होती है, ठीक है, वो बिगर बनती है एंड इट विल बी इरेक्टेड, सीधी होगी। ठीक है, बड़ी होगी, सीधी होगी और वर्चुअल होगी। वर्चुअल का क्या मतलब है? जैसा है वैसा ही दिख रहा है बड़े रूप में। ठीक है, तो वर्चुअल बनेगी। ये है मैग्निफिकेशन। सो जब भी हम माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, माइक्रोस्कोप यूज करते समय हमेशा हमें याद रखना है कि हमारा ऑब्जेक्ट कहां होना चाहिए। हमारा ऑब्जेक्ट हमेशा जो है वो आपके F एंड O के बीच में होना चाहिए। सो माइक्रोस्कोपी में ऑब्जेक्ट बिटवीन द F एंड O, ये हमेशा आप याद रखिए। Now come to the first type of microscope, that is the bright field microscope। ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप, जैसा कि नाम ही से पता चल रहा है कि ब्राइट फील्ड, ठीक है, जो फील्ड है, जो आप जैसे आप यहां पर ये आपको दिख रहा है, तो जो फील्ड है, जो पूरा एरिया है वो ब्राइट होगा। ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट आएगा वो डार्क होगा। ठीक है, सो फील्ड इज ब्राइट and object image is dark. The magnification power of bright field microscope is from 600x to
1300x. This is the magnification power. In the from the bright field microscope, we can visualize our object as a darker image. ठीक है, वहां ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? ऑब्जेक्ट जो है it must be colorful. It must be colorful. यदि कलरफुल नहीं है तो हमें कलर करना पड़ेगा with the help of stain. So different kind of staining material is available for the staining. तो स्टेनिंग में क्या करते हैं, जैसे विजुअलिंग वगैरह से हम ऑब्जेक्ट इसको स्टेन कर लेते हैं। जब हम स्टेन कर लेंगे तो ये जो आपका पूरा का पूरा ब्राइट फील्ड है, इस ब्राइट फील्ड पे कलरफुल आपको आपके ऑब्जेक्ट का इमेज मिलेगा। दिस इज द एडवांटेज। एंड व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ अ ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप? वेयर वी कैन नॉट यूज द ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप, वेयर द our object or our cell is transparent. If that is the transparent, that time we will not use the bright field microscope, and those microscope which is sensitive to the dyes, that cannot be again used with the help of, we cannot be used the bright field microscope. For that we will use the dark field microscope. And now हम इसको एक रे डायग्राम से समझ लें कि ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप कैसे वर्क करता है। ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप कैसे वर्क करेगा, एक रे डायग्राम से समझते हैं। ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप, सपोज करिए ये आपका एक लाइट सोर्स है। लाइट सोर्स कंडेंसर से होते हुए, कंडेंसर, ठीक है, कंडेंसर से होते हुए आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ता है। दिस इज द ऑब्जेक्ट, देन इट डेविएट देयर पाथ एंड फॉर्म किसके ऊपर पड़ जाएगी? ये ऑब्जेक्टिव लेंस के ऊपर। ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस से इसका मैग्निफिकेशन होगा। देन ये ट्यूब है, ये यहां से होकर के ये एक और लेंस है जिसको हम बोलते हैं आईपीस। आईपीस के ऊपर आएगी और यहां पर हमारी आईस है। यहां से हम इसको देखते हैं। ये आपका रे डायग्राम है ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप का। देन कम टू द डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप। डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप क्या होता है? डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, इसमें भी नाम देख पता चल रहा है कि जो आपका फील्ड है वो कैसा होगा? डार्क होगा। ठीक है, जो आपका फील्ड है वो पूरा का पूरा डार्क होगा। इसके अंदर ये जो आपका ऑब्जेक्ट है वो लाइट कलर के दिखेंगे। ओके, इस तरह से आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो उसकी इमेज जो है वो लाइट होगी। ये कैसे होता है? अब इसके लिए हमें स्टेनिंग की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। जो ऑलरेडी कलरफुल आपके स्पेसिमेन है, जो ऑब्जेक्ट है या सेल है, उसको हम डायरेक्ट यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर इसकी अच्छी बात ये है कि यहाँ पर पूरा का पूरा फील्ड जो है वो डार्क है। ठीक है, पूरा का पूरा फील्ड जो है वो डार्क है। उस डार्क में यदि हमें थोड़ी सी भी लाइट दिख जाए तो वो कैसा दिखेगा वो आराम से हम देख सकते हैं।
इसको ऐसे भी आप समझ सकते हो कि जैसे सपोज करो कि आप एक पूरे कंप्लीट डार्क रूम में बैठे हुए हो और आपके ऊपर कोई लाइट डाले तो आप दिखोगे, बाकी कुछ नहीं दिखेगा। तो यहाँ पर हम रे डायग्राम इसको बनाते हैं। रे डायग्राम बना देखने के लिए समझिएगा इसको। ये सपोज करिए कि आपका सोर्स ऑफ लाइट है। सोर्स ऑफ लाइट जो है वो यहां पर एक एनुलर रिंग होती है, ठीक है। एक यहां पर एक एनुलर रिंग होती है इस टाइप का, ठीक है। ये ऐसा है, इसको यदि हम समझे कैसा रिंग होता है तो ये इस प्रकार का रिंग होता है, ठीक है। ये जो है पूरा का पूरा पैक है। केवल लाइट जो क्रॉस होगी, ठीक है, इसके नीचे से जो वो केवल यहां से क्रॉस होगी, यहां से क्रॉस नहीं होगी, ठीक है। यहां से क्रॉस नहीं होती है, केवल लाइट जो है वो यहां से क्रॉस होती है। तो इस टाइप का एनुलर रिंग होता है। ऐसे कंडीशन में क्या होगा, केवल लाइट जो है वो आपका यहां से आएगा, ठीक है, ये वाली लाइट नहीं आएगी। अब यदि ये ऑब्जेक्ट पे पड़ता है, ऑब्जेक्ट पे पड़ेगा तो ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ने के बाद ऑब्जेक्टिव लेंस पे वो लाइट ही आएंगी जो लाइट रिफ्लेक्टेड हुई है, ठीक है। जो लाइट रिफ्लेक्टेड होंगी केवल वही पड़ेगी, बाकी का एरिया जो है वो पूरा का पूरा डार्क रहेगा। ये एरिया डार्क है, ये डार्क है। यदि सपोज करिए कि एक लाइट रेज जो है, ठीक है, लाइट रेज इसके ऊपर पड़ी, ठीक है, और यहां पर यदि सैंपल नहीं होता, तो क्या होता, ये लाइट जो है वो पूरा सीधा सीधा चली जाती है, कहीं रिफ्लेक्ट नहीं होती। तो ये कहां चली जाती, ये बाहर चली जाती, ठीक है, इस लेंस के ऊपर नहीं पड़ती। लेंस पे जब हमने हमारा ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट को रखते ही हमारा जो लाइट रेज है वो रिफ्लेक्ट होगी और रिफ्लेक्ट होकर के इसके ऊपर पड़ जाएगी। जैसे इसके ऊपर पड़ेगी तो अगेन सेम प्रोसीजर है कि वो आपके आई पीस के ऊपर पड़ती है, ठीक है, और आई पीस से हम उसको विजुलाइज कर लेते हैं। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ dark field microscopy. Now dark field microscopy, the dark field microscopy अब यहां पर ऐसा रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन दो प्रकार के रिफ्लेक्शन होते हैं। एक होता है कंस्ट्रक्टिव रिफ्लेक्शन नंबर 1, और दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव रिफ्लेक्शन एंड डिस्ट्रक्टिव रिफ्लेक्शन। अब कंस्ट्रक्टिव रिफ्लेक्शन को कैसे समझें। कंस्ट्रक्टिव रिफ्लेक्शन का मतलब ये है कि जहां पर जो आपकी वेवलेंथ है, उस वेवलेंथ का जो स्ट्रेंथ है, जो पावर है, जो इंटेंसिटी है वो बढ़ जाए, दैट इज द कंस्ट्रक्टिव रिफ्लेक्शन। एंड डिस्ट्रक्टिव रिफ्लेक्शन मतलब जहां पर उसकी एनर्जी जो है वो कम हो जाए। एक्चुअली में क्या होता है कि जो वेवलेंथ है, ठीक है, उस वेवलेंथ की लाइट को हम नहीं देख सकते हैं। वेवलेंथ से हमारे लाइट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम किसी चीज को कैसे देख सकते हैं ज्यादा डार्क, ज्यादा अच्छे तरीके से, जब उसकी जो इंटेंसिटी है, जो उसका पावर है, जो एनर्जी है वो ज्यादा हो, तो ही हम उस लाइट को देख सकते हैं। अब सपोज करिए कंस्ट्रक्टिव का क्या मतलब है, यहाँ पर कोई भी लाइट होती है जो, ठीक है, वो कैसी चलती है, ऐसी चलती है, ठीक है, ऐसी चलती है। इसको जो दो आपके जो ग्रुप्स हैं, ठीक है, जो दो पिक्स हैं, उन दोनों के बीच की दूरी, या फिर हम इसको ऐसे बात कर लें कि दो वैली, ठीक है, दो वैली के बीच की दूरी, इसको बोलते हैं हम लैम्डा या वेवलेंथ। सो अब वेवलेंथ कंस्ट्रक्टिव कब होगा, जब λ/4 जो है वो कम हो। λ/4 जब कम होगा तो कंस्ट्रक्टिव रिफ्लेक्शन होगा, और जब λ/4 जो है वो ज्यादा हो तो
डिस्ट्रक्टिव होगा। अब इसका क्या मतलब है भाई, आपने बोला कि क्या कहते हैं जब लैम्डा बाई 4 जो है वो कम होगा तो कंस्ट्रक्टिव होगा। इसलिए क्योंकि जो हमारी एनर्जी जो होती है, ठीक है, जो इंटेंसिटी होती है या एनर्जी होती है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। जैसे जैसे इसकी वेवलेंथ जो है वो कम होगी, ठीक है, तो इंटेंसिटी ज्यादा होगी, इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो कंस्ट्रक्टिव होगा। ओके, सो अब ये ज्यादा कैसे होगा, लैम्डा बाई 4 का क्या मतलब है यहाँ पे, लैम्डा बाई 4 का मतलब ये है, ये सपोज करिए कि लैम्डा है, इसकी आधी दूरी जो है, ठीक है, वो लैम्डा बाई 2 है, और इसकी भी आधी दूरी जो है वो कहलाती है लैम्डा बाई 4। मतलब यदि इसकी लैम्डा बाई 4, ये जो आपका वेवलेंथ है, इस वेवलेंथ के ऊपर एक और वेवलेंथ की लाइट, लैम्डा बाई 4 की वेवलेंथ की लाइट जो है इसके ऊपर सुपरसीड करने लगे, जब ये सुपरसीड करेगी तो इसकी इंटेंसिटी जो है वो बढ़ जाएगी, मींस लैम्डा बाई 4 जो है वो कम हो जाएगा। ओके, दिस इज द कंस्ट्रक्टिव रिफ्लेक्शन। एंड डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्शन का क्या मतलब होता है, डिस्ट्रक्टिव रिफ्लेक्शन का मतलब ये होता है कि जब हमारी रेज जो है उसका लैम्डा बाई 4 जो है वो इंक्रीज हो जाए, मींस इसके ऊपर ही आपका जो रेडिएशन है वो इसको काटने लगे, ठीक है। ऐसे केसेस में क्या होता है, ये जो आपका वेवलेंथ है वो नल एंड वाइड हो जाती है और वेवलेंथ जो है वो बढ़ जाएगा, एनर्जी कम हो जाएगी, वेवलेंथ बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी का जो प्रिंसिपल है वो ऐसा है। सभी को समझ में आ गया? In the next class, we will discuss about the fluorescent microscopy. Okay? Fluorescent microscopy. And after that, SEM and TEM. ठीक है, ये दोनों जो है वो कैसे हैं, ये दोनों आपके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। ओके, सो दिस टाइप ऑफ, सभी को समझ में आ रहा है? अपने आप को सभी लोग अनम्यूट कर सकते हैं ना अभी।